बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ उम्मीद भट्टी और आप देखें जिन्हें पे खबर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ आपके हर दिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी जो इनसाइड और आउटसाइड पर बड़ी नज़र रखते हैं, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ होंगे। पहले रनडाउन पे बात कर लेते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला हुकूमत के लिए नाइंसाफ़ी क्यों? सो मोटो इमरान खान की तरफ लिया तो जायज़, आज वो सो मोटो गलत कैसे हो गया? फैसला कबूल ना करने पर तौहीन अदालत किस पर लगेगी? क्या कोई और यूसुफ रजा गिलानी बनने जा रहे हैं? अदलिया के मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़, PDM में दरारें पड़ गई, IMF को मनाने के लिए नए तजारती तजावीज़ कौन सी? साबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। साबर साहब, आप बड़ा इनसाइड रखते हैं। आपका एक अरसे से कहना था कि ये मार्च हुकूमत के लिए जवाल का बायस बनेगा। आज जो ऑनरेबल 3 रुकनी जज साहब का फैसला आया है जिसे महफूज किया गया है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। ये गैर आईनी बेंच था और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो क्या कहते हैं आप इस पर? भट्टी साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत वाकफ हाल हैं और अच्छी खासी नज़र रखते हैं, और आप उस शहर में हैं जो इस वक्त सियासत का महबूब मरकज़ है, क्योंकि लाहौर ज़मान पार्क ताकत का मरकज़ बना हुआ है। जाती उम्रा से जो पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो गई है ज़मान पार्क की तरफ, तो उसी ताकत के मरकज़ को तब्दील करने के लिए ये सब कुछ कोशिशें की जा रही हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही, ये तो रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था कि सूबाई असम्बलियाँ टूट गई थी, और सूबाई असम्बलियाँ टूटने के बाद उस इक़दाम को चैलेंज नहीं किया गया था, किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने चैलेंज किया और ना ही पंजाब में अपोजिशन ने चैलेंज किया, बल्कि उस इक़दाम को तस्लीम किया, निगरान सेटअप बना लिया। निगरान सेटअप बनाने के बाद, उसके बाद जब निगरान सेटअप आ गया तो फिर इन्होंने हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की इंतखाबात के इनकाद को रोकने के लिए। फिर जाहिर है वही होना था, क्योंकि 90 दिन का एक आम तालिब इल्म जो है लॉ का, कानून का, उसको भी पता है कि 1973 का आइन क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। और ये बड़ा सोच समझ के कार्ड खेला था इमरान खान साहब ने, और चौधरी परवेज इलाही साहब भी उनके साथ महाल तजर्बाकार पॉलिटिशियंस थे, इसलिए इससे ये राह फरार हो नहीं सकता था। इन्होंने बहुत कोशिश की, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो मौजूदा सेटअप है, जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, ये एक 100 मोटो के नतीजे में 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। अदालतें रात 12 बजे खुली, और यही बेंच था, यही जजेस थे, उन्होंने ये 100 मोटो लिया। 100 मोटो के नतीजे में ये इक़्तिदार में आए और ये पूरे का पूरा हुकूमती सेटअप कायम हुआ। अब उसके बाद, अब जबकि दूसरा 100 मोटो है, ये दूसरा शहीद अशीफ शरीफ के बारे में लिया, और ये तीसरा 100 मोटो चीफ जस्टिस उमर रजा बंजाल साहब ने लिया था। इसलिए इससे राह फरार मुमकिन नहीं था, इनको अंदाजा था। लेकिन ये जाहिर है 1997 में रह रहे थे कि 1997 है, और इन्होंने वही सारा पुराना स्क्रिप्ट उठाया और उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश की और जजिस में लड़ाई पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है, आपने जो कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं, ये दरारें इसलिए पड़ी हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही थी पूरे हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमातों को, उनके कंधे इस्तेमाल करना चाह रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, चौधरी शुजात साहब को, ANP को, सब जमातों को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वो जाना चाह रही थी कि बुलडोज किया जाए सारे का सारा सिस्टम। वो हो नहीं सका, और इन्होंने जिस तरीके से हमला किया चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब पे, जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब पे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे, जस्टिस मुनीर साहब पे, यानी कि जो भी ऑनरेबल जज दरमियान में आया, उन्होंने ये तकसीम करने की कोशिश की, और जिसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट कर खड़ी हो गई, और चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब ने इन हाउस की मुलाकातें की। पिछले जो 72 घंटे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जुमे
कि जुमे से लेके आज तक चीफ जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब ने अपने साथी जजेस से मुलाकात की, मशवरे किए और उनसे पूछा कि मामला क्या है, कंसर्न सुने। और जब पता चला कि ये तो सारी की सारी कहानी बाहर से मिस इंफॉर्मेशन फैला के, लड़ाई करवा के वही 1997 वाला स्क्रिप्ट अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आज का दिन जो था वो आपने देखा कि बहुत एग्रेसिव था। ऑनरेबल जो बेंच था उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा, उसके बाद जो वकला आए उनसे पूछा कि पहले तो आप बताएं आप हमारे सामने आए किस लिए हैं, आप तो बाइकआउट कर चुके हैं, आप तो अदम एतमाद कर चुके हैं और आप आर्गूमेंट क्यों देना चाह रहे हैं, पहले बताएं आप बाइकआउट कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, अदम एतमाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा साहब, गुजारिश ये है कि सारे आईनी माहिरीन, किसी एक जज साहब ने नहीं कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, तमाम वकला भी कहते हैं। तो फिर एक तरफ इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील होने से पहले इमरान खान साहब को चैलेंज करती थी मौजूदा हुक्मरान सारे ही कि आप आज असम्बलियाँ तहलील करें, हम कल इलेक्शन करा देते हैं। तो अब ये वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? अगर ये पहले खुद कह रहे थे जी इमरान खान साहब तहलील करे तो इलेक्शन के मैदान में आए, वजूहात क्या है इसकी बैकग्राउंड? उसमें भट्टी साहब आपको मालूम है, और ये ज्यादा जख्म पंजाब ने लगाए हैं, आपके लाहौर ने लगाए हैं, और ज़िमनी इलेक्शन आपने देखा कि हुआ, और ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बड़े बुरे तरीके से हार गई। और जब ये हार गई तो जाहिर है ये तो कहते हैं कि इक़्तिदार, जमहूरियत भी इनको वो पसंद है जिसमें इक़्तिदार हो, और इलेक्शन भी वो पसंद है जिसमें इनको जितवाया जाए, और ये जमहूरियत और इलेक्शन और ये सब कुछ उसको पसंद करते हैं जिसमें इनके सर पे हाथ रखा जाए। इस वक्त भी ये मुसलसल ट्राई कर रहे हैं कि जनाब हमें सिलेक्टर्स से कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं, हमें सेलेक्ट किया जाए, और ये सिलेक्शन के चक्कर में है, ये इलेक्शन के चक्कर में नहीं है। और हर इलेक्शन ये हार चुके हैं। जब ये हार चुके हैं तो उनको अंदाज़ा है जो भी ये स्टेप उठाया इस दौरान, जितना भी इन्होंने पिछले 11-12 महीनों में जो कुछ भी ये गवर्नमेंट कर सकती थी जबर और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी, वो करके देख लिया। अच्छा साहब, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर शुएब सहीम साहब है, आप भी इनसे बात कर सकते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, आज जो एक तारीखी फैसला आया जो कि तवक्को की जा रही थी कि हुक्मरानों की तरफ से बादिउल नज़र में ऐसा दबाव डाला जा रहा था, हम फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, हम इस बेंच को नहीं मानेंगे, तो आज तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उसको महफूज कर लिया, और कल अगर ये नहीं मानते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसके क्या असरात होंगे? देखें, आइन के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आइन के तहत इनको हुकूमत मिली हुई है, और इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। और ये जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से आइनी हुकूक की पामाली, आइन की पामाली, और उसके साथ साथ आप देखें माशी बदहाली और बेरोज़गारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आइन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, तो फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को उसका अपना फैसला मनवाना आता है, तो फिर ये खुद इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। और इन्हीं के खिलाफ जो आज भी देखें, इन्होंने कल जो बाइकआउट की बातें की, आज फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने बाइकआउट का नहीं लिखा। सारा दिन पिछले 2 दिन 24 घंटे में सिवाय बाइकआउट के ये क्या करते रहे? मेरे साथ बैठ के कई इनके लीडरों ने अपने प्रोग्राम में कहा जी हम तो बाइकआउट करेंगे, और उसके बाद कहा जी हमने सिर्फ अदम एतमाद कर दिया है। और कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा या तो इस डिक्लेरेशन को वापस लें, जिस कोर्ट के ऊपर आपको एतबार नहीं है, तो आपने अगर पार्टी होके अगर आपने जजेस भी अपनी मर्जी के लगाने हैं और आपकी मर्जी के जजेस से आपने फैसले लेने हैं, तो फिर ये कौन सा वाला आइन और कौन सी अदलिया और कौन सा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है आपका? उन वकीलों ने कहा जी हमारे क्लाइंट्स ने तो गलत फैसला किया है, लेकिन हम पाबंद हैं और हम आप पे एतबार भी करते हैं और हम आपके पास आर्गूमेंट्स करने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मसला नहीं है, आप ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वकील हैं, हम आपको सुनते हैं, रोज हम आपके साथ करस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका जो या तो जाएं अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस लेकर आएं, या वो इस डिक्लेरेशन को वापस लें। आपको राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है और नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ सलाम है ऐसे बेंच पे,
और जस्टिस उमर बंदयाल साहब पे बहुत ही ऑनरेबल और बड़े रेस्पेक्टेबल जज हैं, लेकिन वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही स्ट्रांग हैं। और बिल आखिर इरफान कादर साहब को ये कहना पड़ गया, जी आज तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड आप जा रहे हैं और बड़े पॉपुलर हो गए। खैर उन्होंने उसको सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो एक जज अपने इंसाफ के मुताबिक फैसले करेगा, जो जब आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा, जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आज से 20 साल 50 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तानी वो नहीं है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है। आज माशाल्लाह आपके मीडिया के जरिए, आल्दो बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा, बहुत सारा मीडिया हमारा कंप्रोमाइज है। मैं गुजारिश करता हूँ, बज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं उन्होंने आइन और कानून की हुक्मरानी का ओथ लिया होता है कि वो आइन की पासदारी करेंगे, अदलिया का एहतराम करेंगे। आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है वो आप ज़रा सुन लें, उसके बाद आपसे और साबर साहब से राय लेंगे। जी, कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस इन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी शुएब साहब, आपने ये सुना होगा, मैं तो ये बात भी नहीं दोहरा सकता कि ऐसा बेंच बना के इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। क्या इस पे कोई तौहीन अदालत लगेगी या क्या फरमाते हैं पीएम साहब? देखिए, इमरान खान साहब ने वो जो जज साहिबा, एडिशनल जज साहब, सेशन जज साहिबा के खिलाफ सिर्फ एक बात की थी कि हम लीगल एक्शन लेंगे। जब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी तो मैं भी उनका वकील था। तो जस्टिस बाबर सत्तार जब इमरान खान साहब पेश हुए और उन्होंने कहा, जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी, इसमें लीगलिटी कहाँ से आ गई या कॉन्टेम्प्ट कहाँ से आ गई? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पॉइंट आउट किया उस वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट्स, उन्होंने कहा आपने बेशक लीगल एक्शन का कहा हो, लेकिन आपने जज्से में कहा है लीगल एक्शन का, तो इसका मतलब है कि ये कंटेम्प्ट हो गई। बात यह है कि एक तरफ तो ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है, और दूसरी तरफ जिस तरह पीडीएम के लोगों ने जजेस को मेलाइन किया, प्रेशराइज किया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये बेसिकली हुकूमत नहीं कर रहे, ये माफिया की तरह अब एक्ट कर रहे हैं। माफिया के लोग भी यही किया करते हैं कि अदालतों को पहले राम करने की कोशिश करते हैं, फिर रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। जब ये दोनों काम नहीं होते तो फिर डराने धमकाने की बातें करते हैं, फिर उनकी फैमिलीज तक पहुंचते हैं। वही काम ये लोग कर रहे हैं। देखें, सिंपल क्वेश्चन है इस केस में, मैं बताऊं, ये जो फुल कोर्ट के पीछे भाग रहे हैं या ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका मतवा नजर ही नहीं है। इनका मतवा नजर है किसी तरीके से ये मैटर डिले हो जाए, पेंडिंग हो जाए, दूर चला जाए, इलेक्शन से हम भाग जाएं। और दूसरी तरफ आप देखें, पिछले 1 साल में ये मुस्तकिल कहते रहे कि पीटीआई के लोग पार्लियामान में आकर के अपना रोल अदा करें, पार्लियामान में आकर अदा करें। जिस दिन उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, अगले दिन उन्होंने क्या किया, उनको गेट पे रोक के उनको 35 इस्तीफे दे दिए, फिर अगले दिन 35 दे दिए, फिर उसके बाद 35 लोग उन्हें लिख के दिया कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करें, उसके बावजूद भी उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उनको वहां अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। ये बेसिकली अच्छा, फिर आज तक ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके, और यही शहबाज शरीफ साहब, आजम नजीर तारड़ ये कहते रहे कि जनाब इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठें, हमारे साथ बातचीत करें। जब इमरान खान ने कह दिया ठीक है मैं इलेक्शन के लिए बैठने को तैयार हूं, मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, भाग गए कि हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी, आप पहले ये करें, पहले आप कौन से माफी मांगे, पहले क्या करें। बेसिकली इनका कोई मकसद नहीं है। और फिर एक बात आपको बताऊं, फुल कोर्ट बनी थी 2015 में पहली लास्ट टाइम, और वो थी जब ये आर्मी के कोर्ट्स बनी थी और आइन के अंदर तब्दीली करके बनाई गई थी फॉर 2 साल के लिए। तो उस वक्त सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर क्या उसकी वायलेशन में ये बनी थी या नहीं बनी थी, वो बहुत बड़ा आईनी क्वेश्चन था जिसको रिजॉल्व करने के लिए एक फुल कोर्ट बनी थी। उसके बाद आज तक जो मुकदमात भी हुए उसमें किसी में कोई फुल कोर्ट नहीं बनी। आपके हर दिल दोस्त साबर साकर साहब को भी लेता हूँ। साबर साहब, आप तो कह रहे थे ये 70 और 80 की दहाई नहीं है, बादी नज़र में जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फरमाती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं,
और दीगर जो पीटीआई हुकूमती इत्तेहाद बना रहे हैं वो तो कहते हैं अगर फुल कोर्ट बना लिया तो उसका फैसला मानेंगे, अगर हमारे हुक्म पर फुल कोर्ट बनाओ। तो क्या ये पार्लियामेंटेरियन के पास हक है कि वो फुल कोर्ट बनाए? अच्छा भट्टी साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमें नाजरीन सुन रहे हैं कि उनको नहीं पता क्या कोर्ट रूम में, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ है, वो बिल्कुल बड़ी मजे की सूरत हाल है। कोर्ट रूम में आज इन्होंने फुल कोर्ट नहीं मांगा, आज इन्होंने फुल कोर्ट आज नहीं मांगा, फुल कोर्ट की डिमांड अटॉर्नी जनरल ने नहीं की। अंदर वो ये करते रहे हैं, वो 3-4 और 2-3 और 3-4 के नंबर गेम करते रहे हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उमरता बंदयाल साहब ने, जस्टिस एजाजुल अहसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तो इसमें बन ही नहीं सकती, और अगर आप फुल कोर्ट की डिमांड कर रहे हैं तो फुल कोर्ट में कौन कौन होगा, कौन कौन से जजेस माइनस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक ऑर्डर कर चुके हैं, वो नहीं आ सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन उस ऑर्डर की बुनियाद पे, क्योंकि वो खुद भी सिग्नेटरी थे, वो भी निकल चुके हैं, वो नहीं आ सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लार्जर बेंच की तो बात कर सकते हैं, या तो आपको 9 रुकनी बेंच, वापस 9 रुकनी बेंच की तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 9 रुकनी बेंच तो नहीं आ सकता जी। क्यों नहीं आ सकता? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो भी अपना ऑर्डर कर चुके हैं, नोट लिख चुके हैं। उन्होंने कहा उन्होंने तो कोई नोट नहीं लिखा, उन्होंने तो पिटीशन खारिज नहीं की, उन्होंने तो एक इतराज़ किया। जस्टिस याया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब ने 184(3) के तहत कि इस वक्त नहीं सुनना चाहिए, और पंजाब असम्बली वाला मामला भी, असम्बलियों की तहलील की वापसी का मामला भी लेना चाहिए, तो वो इशू था, इसलिए वो तो मौजूद हैं। और दूसरा ये कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस नकवी साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि हम जनाब निकल रहे हैं और उसके बाद वापस नहीं आ सकते। तो जस्टिस मुनीब साहब ने कहा या तो आपको 9 रुकनी बेंच की वापस जाना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब इन हाउस ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस। वो कह रहे हैं जी हम फुल कोर्ट। अता तारड़ साहब कहते हैं नहीं, हमें 6 रुकनी बेंच चाहिए। अब उधर जब अटॉर्नी जनरल ने जब ये सारी बातें की तो ऑनरेबल बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि आप ना पहले फैसला कर लें, आप फुल कोर्ट चाहते हैं, आप लार्जर बेंच चाहते हैं, या आप हियरिंग रुकवाना चाहते हैं। क्योंकि ये कहते थे जस्टिस काजी फाइजा एक ऑर्डर कर चुके हैं, लिहाजा आप ये हियरिंग ये समात ही रोक दें। तो उन्होंने कहा पहले आप फैसला कर लें, आप चाहते क्या हैं। वो उस तरफ नहीं आ रहे थे, और किसी भी एक वकील ने भी आर्गूमेंट ये मेरिट पे नहीं किया, और इस बात के खिलाफ कोई एक दलील भी नहीं की कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी नहीं है। इसलिए इधर की बातें उधर की बातें करते रहे, और इन्होंने टाइम, और आज बेंच ने भी बहुत अच्छा किया कि उसको एग्जॉस्ट किया। शुएब साहब ये रहनुमाई फरमाए, ये 6 रुकनी बेंच की ख्वाहिश कैसे जाग गई? कि आइन में है कि पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो के फुल बेंच छोड़ दो, लार्जर बेंच छोड़ दो, 3 रुकनी छोड़ दो और हमारी ख्वाहिश का बेंच बनाए? क्या आइन इस चीज की इजाजत देता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये आज कोर्ट ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया, उनको बताया। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के जज बैठें, आपकी मर्जी का बेंच आए। और ये बात तय हो गई, जब ये मामला तय हो गया कि बात ये है कि कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया, 3/2 के हिसाब से जजमेंट आ गई, और कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शंस आप कराएं, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। और अब क्वेश्चन तो और था, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है, क्या आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं या नहीं हैं? 2 सवाल। तीसरा सवाल ये था जो रीजंस इन्होंने दी हैं सिक्योरिटी वाली और फाइनेंस वाली, वो दुरुस्त है, गलत है, सही है? ये 3 सिर्फ क्वेश्चन थे। यकीन करें आज पूरे प्रोसीडिंग्स में सारा दिन मैं वहां रहा हूं, एक लफ्ज भी किसी ने ये नहीं कहा कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 3 सवाल है ना। नंबर 2, किसी एक वकील ने उनमें से नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है ये डेट देने का या डेट चेंज करने का, इसलिए उसकी प्रोसीडिंग्स ही कोरम नॉन जुडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, क्योंकि ये अख्तियार ही अंडर सेक्शन 57(1) के तहत प्रेसिडेंट का है, ना कि किसी और अथॉरिटी का। इलेक्शन कमीशन तो उसमें चेंज ही नहीं कर सकता। तो तीसरी बात, सिर्फ एक बात आई थी, जो सेक्रेटरी डिफेंस आए उसने इधर उधर की बात की, कोई एक वजह नहीं बताई
कि आपके पास, और बल्कि चीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आपके पास चले ऑपरेशन के लिए आपकी आर्मी मौजूद होगी, आपकी एयरफोर्स मौजूद है, आपके नेवी के लोग मौजूद हैं, आपके रिजर्व पुलिस के लोग मौजूद हैं। और एक और बात, अभी तो सिर्फ एक सूबे के इलेक्शन की बात हो रही है, जब 8 अक्टूबर को पूरा इलेक्शन होगा पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त कहां से आएगी आपके पास ये सारी नफरी? और आपके पास क्या गारंटी है उस वक्त आपकी जो फौज है वो बिजी नहीं होगी, उस वक्त रेंजर्स बिजी नहीं होगा, उस वक्त क्या पोजीशन आपकी चल रही होगी? तो मेरा ख्याल है इन तमाम बातों का जवाब उनके पास किसी में नहीं था, ना ही वो रिस्पॉन्ड कर सके, ना ही वो जवाब दे सके। और कोर्ट ने बड़े पॉजिटिव तरीके से इनको पूरा टाइम दिया, पूरी तरह इनकी बात सुनी, लेकिन उसके बावजूद ये कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके। और उसके बाद कोर्ट ने आज अपना पूरा टाइम देने के बाद और वो आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फैसला फिर रिजर्व किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फैसला रिजर्व करते हैं। और सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि जी हम कुछ इन कैमरा को प्रोसीडिंग में कुछ बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ आपने देना है हमें लिख के दे दें, हमें जनरल बात करें, हमें सीधी सी बात करें, एक दिन की ड्यूटी करनी है और एक दिन में आपने वहां जाना है और जिस की जिम्मेदारी लगेगी वो जाएगा और कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी वो पाबंद होगा। जो फाइनेंस सेक्रेटरी आया है उसने तो बिल्कुल ही कोई ढंग की बात ही नहीं की, वो फाइनेंस सेक्रेटरी खुद नहीं आया, एडिशनल सेक्रेटरी आया। उस पर फिर असद उमर साहब ने जो अपने पॉजिटिव अंदाज में पूरी तरह तफसील बताई है, उसके बाद उन्होंने बताया कि 0.02% का टोटल ये 21 बिलियन रुपीस बनता है उस अमाउंट का जो मुख्तस है। तो उन्होंने बड़ा बहरहाल तफसील के साथ वो सारा बता दिया। इससे नजर आया कि सिर्फ ये लेम एक्सक्यूजेस थी, इनका मकसद सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स था। देवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो वो ये चाहते थे और भागना चाहते थे कि हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। शोएब साहब ये रहनुमाई फरमाइए कि हुकूमत का तो बादी नजर में लग रहा है कोई फैसला नहीं है, अगर ये तौहीने अदालत करते हैं तो वुकला का क्या किरदार देखते हैं आप आने वाले दिनों में? सबसे ज्यादा अहम रोल तो वुकला का होगा। अगर ये कंटेम्प्ट करते हैं या खुदा ना खास्ता 97 वाले मनाजर दोहराए जाते हैं तो वुकला बरादरी यूनिटी है आपस में? देखिए मेरा ख्याल है कि वो 97 वाला जो भी वाकया ये करने की कोशिश करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनमें वो जुर्रत है या वो हिम्मत है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में इनके खिलाफ जो नफरत का माहौल क्रिएट हो गया है, इसलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस बंदों की अखलाकी तौर पर हिमायत ना हो ना, उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब, वो सिचुएशन और थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इतने एक्सपोज नहीं थे ये लोग। आज जितने ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये तो कहीं किसी गली मोहल्ले में जाने के काबिल नहीं है, ये पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। ये किस मुंह से? देखें, जो अवामी ताकत होती है ना लोगों की, वो फोर्स होती है, वो साथ आपके खड़े होते हैं। उस वक्त भी इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। आज इमरान खान ने जो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, वो इनके खिलाफ इतनी नफरत का माहौल है कि लोग जो है ना आज खुद इनके पीछे खड़े, इनके खिलाफ खड़े हो गए। और मेरा नहीं ख्याल कि वकला जो है वो हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े होते हैं। और पिछले हफ्ते पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 96 के करीब जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई सुप्रीम कोर्ट बार की सरबराही में, प्रेसिडेंट की सरबराही में, और लाहौर हाई कोर्ट बार प्रेसिडेंट की सरबराही में। हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक थोड़ी सी मजबूरी है, नाज़रीन मिलते हैं थोड़ी सी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब। अच्छा साबिर साहब, फवाद चौई साहब भी हमारे साथ है, हमारे दोस्त, बड़ी मेहनत की उन्होंने इस केस में, इन्हें बड़ा यकीन था। तो फवाद चौई साहब, अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, चौई साहब, आज का फैसला आइन और कानून की बज़ाहिर हुक्म लगता है, क्या मौजूदा हुकूमत को आपको तवक्को है कि मनोअन अमल करेंगे इस पे? देखिए भट्टी साहब, पहले तो साबिर शाकिर साहब को अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद जो है उनके साथ जो है वो बात हो रही है और हम उन्हें बताना मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें बड़ा मिस करते हैं और 24 घंटे करते हैं। और जो अपना केस था आज का, इसमें मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही आज तो अजीबोगरीब बात थी, क्योंकि 2 दिनों से तो हम सुन के कान पक गए कि बाइकआउट कर रही है हुकूमत और आएंगे नहीं और ये करेंगे। तो जब सुबह अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो कोर्ट कॉल हुआ केस, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा, चीफ साहब ने,
कि अटॉर्नी जनरल साहब आप तो बाइकआउट नहीं कर गए, हम तो 2 दिनों से ये सुन रहे हैं कि बाइकआउट होने का नहीं जी, मैंने तो ऐसी जरूरत कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जी आप जरा इलामिया निकालें जो इन्होंने पीडीएम ने अनाउंस किया है और आप पढ़ के सुनाएं। अब वो अटॉर्नी जनरल वो पढ़ के नहीं सुना रहे थे, और उसके बाद जो है वो सारे ही वकील, फारूक नायक साहब, अकरम शेख, मुर्तजा, कामरान मुर्तजा, ये सारे जो हैं ये बिल्कुल आप समझें कि मिन्नतों तरलों पे ही आ गए कि आप इलामिया ना पढ़े। और कहा उन्होंने कि नहीं जी वो ये मीडिया ने इस तरह से चला दिया, हमने तो बाइकआउट का कहा ही नहीं था, ये तो सारा मीडिया ने जो है किए। तो बहरहाल उसके बाद काफ़ी जो लंबे आर्गूमेंट्स हुए, अटॉर्नी जनरल, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यंग हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं अपना मंसूर अमान, वो एक बड़ा ही कमज़ोर केस जो है वो आर्गू कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसमें कुछ दांत डाल सकें, लेकिन फ्रेंकली कुछ बात बनी नहीं। और इसीलिए फिर जो फैसला जब रिजर्व हुआ तो इस बात पे हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना मामला खुद हल करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कहें जी इलेक्शन ही नहीं होने और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह फैसला जो है वो सुना देंगे। और इसके बाद जो जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन हुआ है और अभी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग रात को 8 बजे बुला ली गई है, ये सारी गवर्नमेंट इस वक्त लगी हुई है, लेकिन इनको फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा साबर, मेरी तो आपकी रोजाना बात रहती है, मैं चॉइस साहब आपको खसूसन मिस कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आज चॉइस साहब से थोड़ी सी बात करें। और 8 बजे हंगामी इजलास काबीना का तलब कर लिया कि कहीं मुबैना तौर पर किसी हंगामे की पेश ख्यामिया तो नहीं है? जरा आप चॉइस साहब से खुद सवाल करें आज साहब। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप 97 का बहुत स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा तस्करा हो रहा है। तो 1997 में ये हुआ था कि नवंबर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी मांगी थी सज्जाद अली शाह साहब ने, तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी नहीं दी और उन्होंने कहा कि मैं एपॉलिटिकल हूँ, न्यूट्रल हूँ, मैं इस मामले में नहीं आ सकता। उसके बाद हमला हुआ, हमला होने के बाद चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को फारग किया गया और फिर 2 दिसंबर को सिर्फ एक हफ्ते के बाद ईवान सदर भी खाली करवा लिया गया। फिर कुछ ही महीनों के बाद अक्टूबर 98 में जनरल जहांगीर करामत से भी इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद चंद महीनों के बाद परवेज मुशर्रफ साहब को भी सैक कर दिया गया। ये ताकत के जो मरकज हैं ये मुस्लिम लीग नवाज इस्तेमाल करती है, उनके कंधे इस्तेमाल करती है और फिर उन्हीं को ही फारिग करती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त वही कुछ हो रहा है? नहीं, कल इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं या वो मंसूर साहब हैं, तरमीन अल्लाह साहब हैं, ये एक मुश्तरका लेटर लिखें चीफ जस्टिस साहब को और उनको कहे कि ये बेंच सही था या कुछ नहीं हुआ। तो काफ़ी लॉ मिनिस्टर और ये अपना जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये काफ़ी इसमें जो है वो लगे रहे, काफ़ी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बनी और वो लेटर जो है वो नहीं लिखा इन जज साहबान ने। एक ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो जजेस है ना जीवन, जो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं है और दूसरी साइड के ऊपर है, उनके अपने इश्यूज हैं, वो भी इलेक्शन के ऊपर, आइन के ऊपर मुझे नहीं लगता वो, मतलब ज्यादातर जो उनमें से हैं काफी जजेस, वो जज बनने से पहले से जो है वो उनको मैं जानता हूँ, वो जजेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो आइन को इस तरह से पामाल करें, क्योंकि वो जजेस भी हिस्ट्री को में एक लेगेसी के बारे में उनका एक नजरिया है और सारी उम्र उन्होंने अपने कुछ नजरियात पे गुजारी है। अब इस वक्त आके वो कैसे तब्दील करें कि नहीं इलेक्शन के बगैर ही मुल्क चला लें। बाकी 1-2 मेंबर बेंच या 5 मेंबर बेंच या 9 मेंबर बेंच, ये तो एक टेक्निकलिटीज, एक ऐसी उलझाने वाली बात है ना, लेकिन ये इलेक्शनों से रोकना किसी भी जो जज है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सिवाय कोई एक आध तो हो, बड़ा मुश्किल है जजेस ये जो है कहना कि इलेक्शन ही आपका काम। अच्छा, अब ये आज जो अभी हंगामी इजलास बुलाया है, इसमें मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि तीनों ऑनरेबल जजेस के खिलाफ ये कोई रेफरेंस का फैसला कर सकते हैं। तो रेफरेंस तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, उनकी अप्रूवल से आएगा, या ये डायरेक्ट भी भेज सकते हैं? ये डायरेक्ट नहीं भेज सकते, प्रेसिडेंट को भेजना होगा
और अब आर्टिकल जो 5 साहब का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंट है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस भेजते हुए। यानी उन्होंने प्रेसिडेंट को ये कहा है कि आप एक मैकेनिकल मैनर में एक्ट करने के पाबंद नहीं हैं और आपने जो रेफरेंस भेजना है उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करना है। तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो रेफरेंस आगे भेजे या ना। अच्छा चौधरी साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो यूसुफ रजा गिलानी का था, क्या फरमाते थे? ये 2 लफ्ज सुन ले, फिर आपसे और साबर से राय लेंगे। जी सुनाइए। जी चौधरी साहब, आपने सुना वो कह रहे अदलिया से अख्तियार चला था, मेरा दिल दुख रहा है, बहुत उदास हूँ। आजकल जो अदलिया पे वार किए जा रहे हैं, तो मियाँ साहब ने तो इब्तदा की थी कि हम तीनों जज साहबान को नहीं मानते, इस पे आप एज ए पॉलिटिशियन क्या फरमाते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जुडिशरी से झगड़ा क्या है। झगड़ा सिर्फ ये है कि हमने नामजदगियों पे हुकूमत चलानी है, पाकिस्तान के अवाम का वोट हमने नहीं लेना। अब ये देखिए ना, अगर आपने आइन का जो हमारा इब्तिदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो पहला बात है वो करारदाद मकासद है, और करारदाद मकासद कहती है कि सोवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, जिसको इस्तेमाल करेंगे हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, ये अगर आप इसको हटा दें तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान रिपब्लिक ही नहीं है और आइन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आइन में तस्वर ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो लोगों के वोट के बगैर होगी। अब ये इस वक्त जो ये इन्होंने किया है या जिस तरीके से ये चलाना चाह रहे हैं, उसमें तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन ना हो, हमें लोगों के पास ना जाना पड़े और हम खुद ही जो है वो हुकूमत करते जाएं। ये तो एक ऐसी बात है जो नाकाबिले कबूल है और इसके ऊपर जो है आपको डेफिनेटली हुकूमत के साथ इस वक्त कोई भी नहीं खड़ा। आज भी आपने देखा कि हजारों वकील पूरे मुल्क में निकले हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी एक एलिजियंस दी है, आइन के साथ अपनी एक एलिजियंस दी है। ये एक ऐसा मामला है जिससे कोई इनके साथ नहीं खड़ा होगा और ये पाकिस्तान को एक पूरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर के ऊपर बिल्कुल ब्रोक हो गया है, सियासी बहरान बहुत बड़ा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान भी इतना बड़ा हो रहा है कि कोई वक्त पाकिस्तान को खाना जंगी में मुब्तला कर देगा और ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की हरकतों में। अच्छा चौधरी साहब, इन्होंने फरमा दिया है कि हम नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानते तो तरीके इंसाफ क्या पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाएगी कि इन्हें फोर्स किया जाएगा, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए? पहली बात तो यह बटी साहब, हमारे आइन में ना मानने का तस्वुर ही नहीं। अगर आप नहीं मानते तो आर्टिकल 204 में जिस तरह से पहले 2 वज़ीर-ए-आज़म फारूक हुए हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म भी फारूक हो जाएगा। तो ये तो बात ही नहीं है ना कि आपने नहीं मानना, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश में नहीं है। तो जब ये अपना अगर नहीं मानते तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। सिर्फ देखना ये है कि क्या जजेस जो हैं, जिस तरह से साबर ने बात की है कि क्या ये 1997 का खेल खेलने की कोशिश होगी और जजेस जो हैं वो क्या इस एक्सटेंट पे जाएंगे कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ ही ऑर्डर जारी कर दें। वो जारी करते हैं तो फिर जाहिर है एक इसमें एक सिचुएशन क्रिएट होगी, लेकिन वो जजेस विलन होंगे हिस्ट्री के। तो इसलिए आप देखना सजाद अली शाह के भी खिलाफ थे ज्यादातर जजेस, लेकिन आज वो विलन है, मेजॉरिटी विलन है, और जो सजाद अली शाह थे जो मिनॉरिटी में थे वो हीरो हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साबर, आप ये बताएं कि वो राना सनाउल्लाह से तो वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि हम 3 जज साहबान के बारे में रेफरेंस भेजेंगे। अगर वो रेफरेंस भेजते हैं उसकी आईनी सूरत हाल क्या होगी और क्या हुकूमत इलेक्शन ना कराने के लिए आपके ख्याल में किस हद तक जा सकती है? देखिए, मैंने फवाद चौधरी साहब से यही बात पूछी थी, तो वो जाएगा ईवान सदर, और ईवान सदर डॉक्टर अलवी साहब बैठे हैं, सदर अलवी, और उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करना है और वो रेफरेंस भी वहीं डंप हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। ये भट्टी साहब चले गए बंद गली में, अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो बात हो रही थी ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये तो चाहते हैं, ये होना इस वक्त होना चाहते हैं शहीद। ये जितनी भी एफर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नवाज, खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज जितनी भी एफर्ट कर रही है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई तकादम हो, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर पास करे, कोई तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग स्टार्ट करे और हम उसके नतीजे में फारिग हों और हम कहेंगे देखें जी हमें काम नहीं करने दिया गया।
आपने जावेद लतीफ साहब की अभी अब आज जो जजमेंट रिजर्व हुई है उसके बाद आपने सुन लिया होगा, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को दोष दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी भी इनके पीछे कोई ना कोई है, ये किसी का खिलौना है। साबर, मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, नहायत इतला आई है रिलायबल सोर्सेज से कि मुस्लिम लीग नून कुछ लोगों को रात इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और कभी खदशा है कि कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। डू यू थिंक इन हालात में ये मुमकिन हो सकता है कि ये 97 वाले वक्त को दोहराया जाए? मुझे नहीं लगता कि वो होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस, वो बहुत खौफनाक हद तक जो है बिल्कुल साइड पे खड़ी है। और आज पिछले 3 दिनों में आपने देख लिया कि इन्होंने कितना माहौल बनाया। और तकरीबन मैं कल देख रहा था कि कोई 3-4 मीडिया हाउसेस के तो सारे के सारे प्रोग्राम इस जोर पे लगाए, वो इतना जोर लगाया गया कि इस फुल बेंच के बारे में जो 3 रुकनी बेंच था वो मुगलजात की गई कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ना किसी पैमरा ने कोई तकलीफ की, ना किसी ने कोई एक्शन हुआ, ना कोई नोटिस हुआ, बल्कि खुली छुट्टी दी हुई थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस। अच्छा साबर, जब आप बचपन में स्कूल पढ़ते थे आधी छुट्टी को तो भाग जाते थे अक्सर स्कूल से, अब खुली छुट्टी का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, खुली छुट्टी दी हुई है। कुछ मैंने तो लगड़ बगड़ जो साफी हैं, चमचे करचे, उनका तो ख्याल था शायद वो जाके बेंच में फैसला कर दे। ये क्या कानून में है गुंजाइश इसकी? ये टॉक शोज में ही फैसला करने की कोशिश की जा रही थी। कल मैंने कोई काफी देखे, हालांकि अच्छे खासे रीजनेबल लोग हैं, तजर्बाकार हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो जितना जोर लगा रहे थे मुझे नहीं समझ आई कि वो इतना जोर क्यों लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम अपने साथी जजेस के साथ मुलाकातें कर चुके हैं, उनके साथ बातचीत कर चुके हैं। और आज जो कमरा अदालत नंबर 1 में जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो उसकी शिद्दत से ज्यादा बढ़ गया था जितनी इन्होंने धमकियां लगाई थी। तो मसला सिर्फ इतना है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे भट्टी साहब ये बताएं, आपसे मैं पूछता हूं कि ये कौमी असम्बली कब टूट रही है, ये बताएं मुझे, बाकी छोड़ें बात। देखिए, मैं आपको खबर दे देता हूं, MQM और दीगर जमातों ने मुस्लिम लीग नून के इस वन साइडेड फैसले पर सख्त एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपने भाई और अपने लिए पूरी जमहूरियत को कुर्बान करना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का सबसे ज्यादा रोल है हालात खराब करने में। दीगर जमातों ने हमारा जो इंफॉर्मेशन है उनके इस रवैये पर, नवाज शरीफ के इस फैसले पर नाला हैं। तो क्या आप समझते हैं कि PDM का मुस्तकबिल भी इसमें दरारें पड़ सकती हैं और ये अपना रास्ता अलग ले सकते हैं? भट्टी साहब, PDM सिर्फ है मौलाना और नवाज शरीफ साहब, ये 2 हैं, 2 पार्टियां रह गई हैं, 2 लोग हैं, 2 खानदान हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मार्शल लगवाने की तरफ जाएगी? क्या सूरत हाल को इस तरफ लेके जाएगी कि आइन जो 50 साल वो तकरीबात और जश्न मना रही है, खालिक जमात है, कि क्या वो अपने आइन के साथ ये जुल्म करवाएगी? MQM को क्या मिलेगा? MQM को कितने नफलों का सवाब है? मैं आपको एक खबर देता हूँ, ये जहां से बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है भट्टी साहब। आपके शहर में एक मुहतरम, उन्होंने डोजियर तैयार किए, डोजियर का नाम दिया उसे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डोजियर हैं। और जिला लाहौर डिवीजन के एक जिले से एक साहब को उन्होंने लिया, उनको ब्रीफ किया, क्योंकि उनके अलावा वो किसी पे एतबार नहीं करती। वो पूरी की पूरी दी और वो भेजा लंदन वो मिलते हैं मियाँ साहब से और उनको बताते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ फ्रेब हो रहा है, फुल डोज दें, जैसे आपने बाजवा साहब के मामले में दी थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो मुकम्मल वही वाली टोन इस्तेमाल करने की कोशिश की उन्होंने जो बाजवा साहब के बारे में की थी। वो मैसेज जुडिशियल आखिरी मिनट है, डू यू थिंक आप इलेक्शन होते हुए पूरे मुल्क में एक ही वक्त देख रहे हैं? सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। बिल्कुल एक ही वक्त में होंगे जी, और मुझे नहीं लगता ये कौमी असेंबली जो है वो बरकरार रह सकेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हरदिल अजीज साबर शाकर साहब को सुना। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और
जमहूरियत चलती रहेगी। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह के सुपुर्द।